हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज। और इसी पार सीरीज में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूट्यूब पे पहली बार संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को यहां पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पढ़ाना स्टार्ट किया है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 से लगाकर 15 तक मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पढ़ाए। यदि आप लोगों ने जाके नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और यदि कोई हमारा भाई चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा, बिगर किसी देरी से मैं बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और जो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमें क्या देख रखा था, देखिएगा। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हमें यहां पर देख रखा है, हम लोगों को यहां पर दिया है कि शिक्षा के 10 + 2 + 3 का ये जो फार्मूला था और ये जो पैटर्न था, ये सर्वप्रथम किसका सुझाव हमें देखने को मिला। यानी शिक्षा से जो ये संबंधित हमें 10 + 2 + 3 का जो सुझाव था, हमें किसके द्वारा भारतवर्ष में पहली बार दिया गया था। 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बंबई विश्वविद्यालय या आपका आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय या आपका आयोग, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो सबसे पहले भारत में किसने 10 + 2 + 3 का केवल सुझाव दिया था, केवल सुझाव दिया था। आप लोगों से सवाल पूछा है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, किसने ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था। 10 + 2 + 3 का ये जो फार्मूला हमें पहले देखने को मिलेगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यह प्रणाली किसके माध्यम से सफल हो पाई थी, 10 + 3 कौन सी समिति बनाई थी सरकार ने, तो आप सभी जानेंगे एक कोठारी आयोग बनाया गया था। और यह कोठारी आयोग कब बना था, तो ये आपका 1964 और 66 के समयकाल में यह जो यहाँ पर बनता है। और यही कोठारी आयोग ने फिर जो निर्णय लिया था कि भारतवर्ष में जो शिक्षा की प्रणाली होगी वो 10 + 2 और फिर 3 के फॉर्म में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और वहीं पर बात ये कर सकते हैं कि जो नवीनतम शिक्षा प्रणाली देखने को मिली, नवीनतम जो हमें शिक्षा प्रणाली वर्तमान में देखने को मिलेगी, तो नवीनतम शिक्षा प्रणाली का जो फार्मूला है आप लोगों को याद होना चाहिएगा, 5 + 3 + 3 + 4 का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फार्मूला है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो जवाब होगा कि कस्तूरी रंजन समिति, कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा यह यहाँ पर दिया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जैसे हम लोग बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय या आपका अनुदान, जब हम लोग आयोग की बात करते हैं, यानी जब हम भारत में यूसीजी की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था, तो जवाब होना चाहिएगा कि यह जो अवधारणा दी थी भारत में, यानी यूसीजी की अवधारणा भारत में किस समिति के द्वारा सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में पेश की गई थी, तो याद होना चाहिएगा कि यह जो अवधारणा अवधारणा राधा कृष्णन आयोग, कौन सा आयोग, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा यह आपकी अवधारणा भारतवर्ष में दी गई थी। हम लोगों से सवाल पूछा था शिक्षा के 10 + 3 के पैटर्न में सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, हम लोगों को दिया है कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। शायद कल का ये जो सवाल था, मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि भारत में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, और जिन ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था बिल्कुल सही था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। या आपके अरुणाचल प्रदेश में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की ये मिलेगी, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का एक गंगा सागर, कौन सा दोस्तों, एक गंगा सागर मेला आप लोग इसे बोले, या फिर आप लोग इसे फेस्टिवल बोल सकते हैं। जो बंगाल का सबसे बड़ा मेला का आयोजन किया जाएगा वो यही होगा, यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला जो लगेगा वो गंगा सागर मेला ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर यहाँ पर दोस्तों कौन सा महोत्सव, एक
तीस्ता महोत्सव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीस्ता महोत्सव के बाद में आप लोगों का एक आप लोगों का चाय महोत्सव भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। चाय महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर फेमस है डोल जात्रा उत्सव। कौन सा जात्रा दोस्तों? डोल जात्रा उत्सव हमें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, जब हम लोगों ने कल भी डोल जात्रा के बारे में बात किया था, तो डोल जात्रा जो आप लोगों का पश्चिम बंगाल का भी हमें देखने को मिलेगा, और आपके ये असम राज्य के साथ में बिहार राज्य में भी डोल जात्रा उत्सव फेमस होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। वो डिपेंड ये करता है कि आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा, फिर इसके बाद हमें आपका आसाम राज्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अंगरोक, कौन सा? अंगरोक फेस्टिवल, अंगरोक उत्सव हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर यहाँ पर दोस्तों टी उत्सव, कौन सा उत्सव? टी उत्सव हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर दोस्तों मी डैम, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि आप लोगों से सवाल पूछेगा मी डैम ये वाला उत्सव हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों का यहाँ पर अबू चाबी मेला, कौन सा मेला? अबू चाबी मेला है। ये अबू चाबी मेला आप लोगों के यही राज्य में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये जो आपका अबू चाबी मेला है, हमें 4 दिनों तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, हमें देखने को मिलेगा। और इसी मेले को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि पूर्व का महाकाव्य कहा गया है। महाकाव्य हम लोग इसे बोलते हैं, या इसे हम लोग पूर्व का हम लोग इसे कुंभ मेला भी बोलेंगे। पूर्व का कुंभ मेला भी जो बोला जाता है वो इसी त्योहार को, या आपका अबू चाबी मेला जो कि आपके असम राज्य में हमें देखने को मिलेगा, यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है, वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये आपका 2 कॉन्टिनेंट्स आप लोगों को यहां पर देख के रखे हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका और आपके एशिया के बीच में किसके द्वारा पृथक होते हैं? देखो, पृथक का मतलब ये होता है, या तो आप इन्हें जलडमरू बोले, यानी हमारी पृथ्वी पर कोई भी स्थल मार्ग होगा, मान लीजिएगा ये आपके पास में स्थल मार्ग है, और एक ये आपके पास में स्थल मार्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जलाशय से आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम लोग जलसंधि या जलडमरू बोलते हैं। तो या तो आप इसे जलसंधि बोल सकते हैं या जलडमरू बोलेंगे। तो जो 2 आपके स्थल मार्ग हैं, यदि आपस में किसी जलमार्ग के द्वारा आपस में जुड़ दी जाएंगे तो उसे जलसंधि बोलेंगे। और आपकी जलसंधि दो आपके स्थल मार्गों को क्या करेगी? सॉरी, जो मैं आपसे माफी चाहूंगा, जो आपकी यहां पर, एक मिनट, जो आप लोगों को यहां पर जलसंधि देखने को मिलेगी, तो 2 जो जलमार्ग होते हैं, जैसे ये एक जलमार्ग है, और दूसरा हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलमार्ग देखने को मिलेगा। तो जो जलडमरू या फिर जो जलसंधियां होती है, वो 2 जलमार्ग को आपस में जोड़ती हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर 2 आपके स्थल मार्ग को आपस में अलग करने का काम करती हैं। अलग करने का मतलब पृथक्करण का यहाँ पर काम करती है। ये आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। अब यहाँ पर ये आपके जो कॉन्टिनेंट, फिर आपका यहाँ पर ये आपका एशिया दे के रखा है, और फिर आपका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका दे के रखा है। इन दोनों को कौन सी जलसंधि या जलडमरू आपस में अलग करता है, आप लोगों से सवाल पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को कुक जलसंधि, डोवर जलसंधि, बास जलसंधि, या फिर आपका बेरिंग जलसंधि, ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि आपकी बेरिंग जलडमरू या बेरिंग जलसंधि आपस में करती है। ऑप्शन नंबर डी हमें इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। देखिएगा, शायद आप लोगों के लिए मैप हमने लगाया है। अगर यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, यदि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये तो आप लोगों का रूस का ये पूरा क्षेत्र आप लोगों को, एक मिनट, ये जो पूरा रूस का हिस्सा देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को यह साइबेरिया क्षेत्र देखने को मिलेगा। कौन सा क्षेत्र? ये साइबेरिया क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो
तो ये पूरा विश्व भूगोल है और ये आप लोगों को पूरी तरीके से ओपन जो करके यहाँ पे दिया है। तो जो ये वाला हिस्सा आप लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये आप लोगों का यहाँ पर, ये आपका अलास्का वाला हिस्सा देखने को मिलेगा यहाँ पर, या यहाँ पे अलास्का वाले क्षेत्र पर यूएसए का अधिकार है। तो जब ये ग्लोब के फॉर्म में होता है तो यही वाला जो हिस्सा आप लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही हिस्सा आप लोगों को यहां पर यह हिस्सा देखने को मिलेगा। तो यह आपका अलास्का वाला हिस्सा हो गया। यहीं पर देखिए यह आपका रूस का साइबेरिया क्षेत्र हो गया। आप लोगों को याद होना चाहिए यहीं पर आप लोगों को कौन सा सागर, आप लोगों को चुक्की सागर, कौन सा सागर, आप लोगों को चुक्की सागर देखने को मिलेगा। और यहीं पर आप लोगों को एक सागर जिसका नाम है बेरिंग सागर, कौन सा सागर, बेरिंग सागर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो आप लोगों की हमने आप लोगों को जो यहाँ पर समझाया है, या आपके जो या आपकी जो आप लोगों को बेरिंग जल डमरू देखने को मिलेगा, ये बेरिंग जल डमरू देखने को मिलेगा। ये बेरिंग जल डमरू के द्वारा क्या किया जाता है कि आपके चुक्की सागर और आपके बेरिंग सागर को, ये जो आप लोगों का चुक्की सागर और ये जो बेरिंग सागर है, इन दोनों को आपस में यह जोड़ता है। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहां पर हम लोगों को और कौन कौन सी, एक हमें डोवर जल संधि देखने को मिली थी। कौन सी जल संधि, एक डोवर जल संधि हमें देखने को मिली थी। तो एक तो डोवर जल संधि या आपके ऑप्शन में दे के रखा था, और एक आपके ऑप्शन में जो आप लोगों को दे के रखा था वो आपकी कूक जल संधि थी। कौन सी जल संधि, कूक जल संधि आप लोगों को यहां पर दे के रखा था। तो ये भी ऑप्शन में आप लोगों को था। और एक और कौन सा ऑप्शन में जो दे के रखा था, एक आपकी आप लोगों को बांस जल संधि। कौन सी जल संधि, बांस जल संधि आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यह आपकी बांस जल संधि, एक मिनट, एक आपकी आप लोगों को बांस जल संधि, कौन सी, बांस जल संधि देखने को मिलेगी। तो हमें विश्व भूगोल में ये सभी प्रकार की संधियां कहां पर देखने को मिलेगी, देखिएगा मैं आप लोगों को जो बताता हूं। यदि हम लोग बात करेंगे डोवर जल संधि की, तो देखो ये तो आप लोगों का हिस्सा हमें यूरोप कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहीं पर आप लोगों का ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी ग्रेट ब्रिटेन और इसी यूरोप के बीचों बीच आप लोगों को यहाँ पर आपकी डोवर जल संधि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को डोवर जल संधि देखने को मिली थी। यहाँ पर तो आप लोगों का ब्रिटेन वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, और वहीं पर ये यूरोप की मुख्य भूमि से ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह आपकी डोवर जल संधि द्वारा ये क्या होता है, यहाँ पर ये आपका पृथक होता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये जो डोवर जल संधि आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये डोवर जल संधि आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ये, यदि आप लोगों से सवाल ये पूछ लेगा कि ये डोवर जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो यहां पर जो आप लोगों को एक सागर देखने को मिलेगा, या आपका उत्तरी सागर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर आप लोगों का एक प्रकार का, यहां पर जो आप लोगों का इंग्लिश सागर, कौन सा सागर, इंग्लिश सागर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो डोवर जल संधि है, ये दो जलमार्ग को आपस में जोड़ती भी है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। डोवर को हम लोगों ने देख लिया। जब हम लोग बात करेंगे कुक की, तो आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया ये जो कॉन्टिनेंट्स यहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप लोगों को दो द्वीप समूह यहां पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, एक तो ये द्वीप समूह देखने को मिलेगा और एक ये यहाँ पर द्वीप समूह देखने को मिलेगा। जब ये दोनों द्वीप समूह, ये हम लोग इसको नाम दिया है हम लोगों ने आपका उत्तरी न्यूजीलैंड। कौन सा न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड हमें देखने को मिलेगा। और ये आप लोगों का हमें दक्षिणी न्यूजीलैंड, कौन सा न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक जल संधि पड़ती है और इसी का हम लोगों ने क्या नाम दिया है सर, इसको हम लोगों ने नाम दिया है कुक जल संधि। क्या नाम दिया है, कुक जल संधि हम लोगों ने इसको नाम दिया है। तो आपकी कुक जल संधि क्या करेगी, किन किन या आपके स्थल मार्ग को पृथक करने का काम करेगी। तो एक तो आप लोगों का उत्तरी न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, या आपका उत्तरी न्यूजीलैंड हमें ऊपर देखने को मिलेगा। और जो दक्षिण में हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को साउथ न्यूजीलैंड या दक्षिणी न्यूजीलैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये याद होना चाहिए। इसके बाद में ये जो बांस जल संधि है, तो ये जो बांस जल संधि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बांस जल संधि कहां पर पड़ेगी, मान लीजिएगा ये जो आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा,
ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके नीचे आप लोगों को एक तस्मानिया द्वीप है। ये जो ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, मैं इसको यहां बना देता हूं, इसी ऑस्ट्रेलिया, ये जो कॉन्टिनेंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये नीचे बीच में ये जो द्वीप है, इसको हम लोग तस्मानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्मानिया, इसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। और ये आपके ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि हमें देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में आप लोगों की बास की संधि, कौन सी जल संधि? बास जल संधि हमें देखने को मिलेगी। इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो हम लोगों ने कुक को देखा, हमने आपकी बास जल संधि देखा, और हम लोगों ने आपकी डोवर जल संधि को देखा। तो ये सभी जल संधियां मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखो, बास जल संधि के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बास जल संधि या आपके ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि, ऑस्ट्रेलिया की या आपके ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि होगी, मुख्य भूमि और किस किस के बीच में देखने को मिलेगी? आपका तस्मानिया देश में। कौन सा? तस्मानिया द्वीप में हमें देखने को मिलेगी। फिर आपकी यदि सवाल पूछेगा कि आपकी डोवर जल संधि, कौन सी जल संधि? सवाल पूछेगा कि आपकी डोवर जल संधि किस किस के बीच की हमें देखने को मिलेगी। यदि ये सवाल पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा आपके एग्जामिनर को कि डोवर जल संधि आपके यूरोप की मुख्य भूमि, यूरोप की मुख्य भूमि और आपके ब्रिटेन द्वीप समूह के बीच में हमें यह देखने को मिलेगी। ब्रिटेन द्वीप समूह के बीच में हमें यह देखने को मिलेगी। और वहीं पर यदि आप लोगों से कुक जल संधि पूछ लिया है, कौन सी जल संधि? यदि सवाल पूछेगा कि कुक जो जल संधि है ये आपस में किन किन को यहाँ पर यानी इसका मुख्य काम है पृथक का, ये किन किन को आपस में पृथक का प्रयास करती है? तो जवाब होगा ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड। कौन सा? ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड। और ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड के बीच में आप लोगों का, हम लोगों को यहाँ पर आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनके बीच में आपस में यह जल संधि देखने को मिलेगी। ठीक है, और बेरिंग जल संधि तो आप लोगों को मैं पढ़ा ही चुका हूँ यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा। जब हम लोग मैप से पढ़ते तो थोड़ा बहुत हमें याद रह जाता है। ठीक है, ये प्रमुख जल संधियां देखने को मिलेगी। चलिएगा, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आप लोगों से सवाल पूछ लिया है यहाँ पर, बलक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? आप लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलेगा बलक्रम राष्ट्रीय उद्यान, या आपका असम, पंजाब, मणिपुर, या फिर आप लोगों का या आपका मेघालय। तो हमें आप लोगों का सवाल पूछा यदि बलक्रम राष्ट्रीय उद्यान, तो बलक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर देखने को मिलेगा? तो हमें हमारे मेघालय में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जब हम लोग बात करेंगे मणिपुर की, तो एक संकोर आप लोगों का अभ्यारण्य देखने को मिलेगा हमें मणिपुर में। और एक आप लोगों का केबुल लामजाओ, कौन सा? केबुल लामजाओ हमें अभ्यारण्य यहीं पर देखने को मिलेगा। फिर आपके असम राज्य में हमें आप लोगों का कांजीरंगा देखने को मिलेगा, कांजीरंगा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। और इसके बाद में फिर आप लोगों का मानस आप लोगों का उद्यान देखने को मिलेगा। और वहीं पर एक आप लोगों का ओरंग, कौन सा? ओरंग आप लोगों को एक अभ्यारण्य, एक आपका उद्यान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल हमें इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह गारंटी देता है कि अपराध किए जाने के बाद या आपका अधिनियम कानूनों के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता? यानी एक बार यदि व्यक्ति को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, तो यदि उसका अपराध यदि सिद्ध हो गया है, तो उस पर एक से ज्यादा आप केस नहीं चला सकते, उस आप उसे दंडित नहीं कर सकते। आर्टिकल 22, 19, 20 या 21, देखिएगा ये आप लोगों का, या आपका आर्टिकल हमें कौन सा देखने को मिलेगा? आर्टिकल 20 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या क्या दे के रखा है आर्टिकल 20 में? तो या आपके आर्टिकल 20 के एक क्लॉज में हम लोगों को दे के रखा है कि व्यक्ति पर वर्तमान कानून के आधार पर उस व्यक्ति को जो ये सजा दी जाएगी,
और इसके बाद में ये आपका आर्टिकल 20 का पॉइंट नंबर 2 में क्या दे के रखा है कि एक अपराध में व्यक्ति को एक बार ही आप लोगों का अपराधी ठहराया जाएगा। ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी, यानी एक से ज्यादा मुकदमे उस व्यक्ति पर एक केस से रिलेटेड ज्यादा आप लोग नहीं लगा सकते। ये बात ये आपका आर्टिकल 20 के पॉइंट नंबर 2 पे लिखी है। और उस व्यक्ति को खुद की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कोर्ट या सरकार, गवर्नमेंट, संविधान नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 20 का पॉइंट नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा, यानी खुद के खिलाफ यहाँ पर गवाही देने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों का आर्टिकल 20 का पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप सभी जानेंगे यहाँ पर आप लोगों का आर्टिकल 21 में क्या देख रखा है। यहीं पर मैंने आपको पहले बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो बात करता है वो आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों का आर्टिकल 21 करता है। मैंने बताया था यहीं पर आप लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा यहीं पर आप लोगों को दे के रखी है। और वहीं पर आप लोगों को जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का जो आपको अधिकार है वो यहीं पर दे के रखता है। और यहीं पर आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है। निजता का यहाँ पर अधिकार आप लोगों को देता है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहीं पर आप लोगों को विदेश जाने की यहाँ पर या आपके आजादी यही आर्टिकल आप लोगों को प्रदान ये करता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और आपकी इंटरनेट की आजादी या आपका इंटरनेट चलाने की आजादी, तो ये आप लोगों को कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, तो आर्टिकल 21 प्रदान करता है। लेकिन हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा या आपका अनुच्छेद यानी आपका आर्टिकल 20 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर ये देखिएगा आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि आर्टिकल 22 में क्या दे के रखा है, या आपके आर्टिकल 22 में दे के रखा है गिरफ्तारी के मामले में कोई संरक्षण की बात करता है तो वो यही आर्टिकल बात करता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और आर्टिकल 19 में क्या दे के रखा है, तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 में आप लोगों को यहाँ पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो यही आप लोगों को यहाँ पर दे के रखता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है। और वहीं पर आप लोगों का आर्टिकल या आपका 19 का जो एफ था, इसमें पहले आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार हम लोगों को प्राप्त था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने कानूनी अधिकार बना दिया था। यहीं पर हम लोगों को पहले संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का राइट्स था, जो ये हमारे फंडामेंटल के अंतर्गत आता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, फिर जब हमारा 44वां संविधान संशोधन और 1978 देखने को मिला, फिर यही संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने कहां पर डाल दिया, तो आपके आर्टिकल 300A में हम लोगों ने फिर इसको यहाँ पर डाला है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को जो देके रखा है, शब्द जनसांख्यिकी का अंतर क्या होता है, ये किस चीज को दर्शाता है। और ये शब्द लिखा है, इसका नाम है शब्द जनसांख्यिकी। ये किसके अंतर को बतलाता है, लिंगानुपात के अंतर्गत तो आप लोगों से सवाल पूछा है, या फिर आप लोगों का या आपका उम्र दे के रखा है, या बाल लिंगानुपात दे के रखा है, या जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को। बिल्कुल यहाँ शब्द जनसांख्यिकी जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमें डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे ये सवाल का जवाब देना है कि वर्तमान में यदि हम लोग बात करेंगे, और ये वर्तमान में नहीं, ये बेस आधार वर्ष हम लोग 2011 को रखेंगे। 2011 के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, बाल हमें लिंगानुपात यहाँ पर जो कितना देखने को मिलेगा आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर ठीक है, बाल लिंगानुपात आप मुझे बता देना ये कितना हमें देखने को मिलेगा वर्तमान भारत में। तो हम लोगों से जो सवाल पूछा था जनसांख्यिकी का अंतर क्या होगा,
तो हमें जन्म और मृत्यु के बीच की जो दर है उसके अंतर को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। मतलब जो भूटान से होकर बहती है और वो किसकी सहायक रिवर है, किसके ट्रिब्यूटरी रिवर हमें देखने को मिलेगी। तो जवाब होगा ब्रह्मपुत्र रिवर की, और वो जो कौन सी देखने को मिलती है, वांगचू नदी। कौन सी रिवर है, वांगचू नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। देखिएगा मैंने आप लोगों को पहले सिंधु नदी का तंत्र पूरा पढ़ाया है। सिंधु नदी का जो तंत्र है मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया है, ठीक है। मैं आप लोगों को जब भी पढ़ा रहा हूं ब्रह्म रिवर का पूरा तंत्र सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा देता हूं, क्योंकि इसके बाद शायद आप लोगों को कभी पढ़ने को वो वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो आप लोगों को सिंधु रिवर का पूरा तंत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो यहीं पर हम लोगों को तिब्बत में, ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहीं पर हमें एक मानसरोवर झील, कौन सी झील, मानसरोवर झील हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मानसरोवर लेक देखने को मिलेगी। और ये जो मानसरोवर लेक है इसमें पानी कहाँ से आएगा, इसमें वाटर के रिसोर्सेस कहाँ पर आएंगे, तो एक बड़ा सा ग्लेशियर हमें देखने को मिलेगा। इसी ग्लेशियर को मैंने नाम दिया था कि चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। कौन सा, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से क्या होता है कि एक नदी का प्रवाह हमें देखने को मिलता है। और अब देखिएगा ये हमारी हमें ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेगी, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोगों को देखने को मिलेगी जब ये तिब्बत में जाएगी। कहां पर, जब इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे यहाँ पर सांगपो किस नाम से जाना जाता है, इसे सांगपो नाम दिया गया है। फिर यह क्या करेगी, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में पहले ये बड़े गार्ज का निर्माण करती है, बड़े गार्ज का निर्माण करती है। आप लोगों से पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी जो जो रिवर है जो बड़े गार्ज का निर्माण करेगी, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर होगा। और यही ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोग देख पा रहे हैं कि यही ब्रह्मपुत्र रिवर आपका एक यांग्याप दर्रा, कौन सा दर्रा, यांग्याप दर्रा, यांग्याप पास, या आपके अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस दर्रे से ये रिवर क्या करेगी, भारत में बिल्कुल प्रवेश करती हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करेगी तो देखिएगा इस रिवर के अंतर्गत क्या होगा, जब जब ये रिवर आपके अरुणाचल प्रदेश में, कौन से राज्य में, जब ये आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दिहांग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसे दिहांग। यानी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर का दिहांग नाम कहां पर पड़ता है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला। इसके बाद देखिएगा एक रिवर रहेगी जिसका नाम रहेगा इसमें दिबांग नदी। कौन सी रिवर है ये, दिबांग नदी। तो ये दिबांग नदी क्या होगी, इस ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जाकर मिलेगी। इस दिबांग रिवर के बाद में जब ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी आगे बढ़ेगी उसके बाद में फिर एक आप लोगों की लोहित नदी, कौन सी रिवर, ये लोहित नदी देखने को मिलेगी। यह लोहित, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है यह आपकी लोहित नदी। तो लोहित नदी भी किसकी सहायक देखने को मिलेगी, हमें ब्रह्मपुत्र की सहायक देखने को मिलेगी। और इसी लोहित नदी पर आप लोग देखेंगे कि हमें आप लोगों का भूपेन हजारिका ब्रिज देखने को मिला। कौन सा, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका आप लोगों को यहीं पर जो इसके ऊपर ही द्वीप देखने को मिलेगा। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे असम राज्य में प्रवेश कर जाती है, कहां पर, जब इस रिवर के अंदर दिबांग और लोहित रिवर का पानी समाहित हो जाता है, फिर हमें ब्रह्मपुत्र का नाम वास्तव में ब्रह्मपुत्र हमें देखने को मिलेगा। या उससे पहले ये आपके अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से यहाँ पर जानी जा रही थी। फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमें देखने को मिला जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा, मांजुली द्वीप देखने को मिलेगा। और इसी रिवर पर आगे चलकर हमें एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर पर सबसे छोटा जो हमें द्वीप देखने को मिलेगा उसका नाम रहेगा उमानंद। कौन सा नाम रहेगा, उमानंद जो द्वीप रहेगा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर सबसे छोटा द्वीप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। फिर जब ये रिवर आगे प्रवेश करेगी तो आगे पास में हमें इस रिवर के अंदर एक और रिवर जाकर मिलेगी, इसका नाम है धनझीरी। क्या नाम है इसका, हमें यहाँ पर इसका जो नाम देखने को मिलेगा, वो जो नाम देखने को मिलेगा, इसका नाम जो देखने को मिलेगा इसका नाम है धनझीरी। क्या नाम है इसका, धनझीरी।
और ये कहाँ से प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर यह आपके नागालैंड से, कहाँ से, नागालैंड से रिवर निकलती है। तो ये भी सिंधु रिवर के अंदर, सॉरी इसी ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जाकर क्या हो जाती, मिल जाती। अब यहाँ से और जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर और भी आपके आगे चलेगी, फिर इसके साथ में मेघालय का जो पठार देखने मिला, कौन सा पठार, मेघालय का पठार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी मेघालय के पठार से एक आप लोगों की कपिली नदी, कौन सी नदी, कपिली नदी, नदी का नाम याद करिएगा, कपिली नदी क्या करेगी, इस ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, फिर यह आपके ऊपर से आप लोगों को एक यहाँ पर आपका जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहां से आप लोगों की एक रिवर हमें देखने को मिलेगी जो तिब्बत वाला क्षेत्र है। और ये हम लोगों को इसका जो नाम देखने को मिलेगा, सर ये रिवर भी क्या करेगी, आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के अंतर्गत जाकर ये रिवर मिल जाएगी। सर इसका क्या नाम देखने को मिलेगा, इसका नाम हमें सुबनझिरी, कौन सी रिवर, सुबनझिरी नदी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपसे सवाल पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यही सबसे बड़ी सहायक नदी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में आपके तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, इसी तिब्बत वाले क्षेत्र से एक मानस नदी, कौन सी रिवर, एक मानस रिवर हमें इसी ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जाकर देखने को मिलेगी। और जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर और आगे जाएगी तो हमें यहीं पर आपके जो भूटान वाला क्षेत्र है, अब भूटान को तो आप लोग जानते ही हैं, हाँ, इस भूटान वाले क्षेत्र से हमें आपकी एक संकोच नदी, कौन सी रिवर है, ये भूटान से एक रिवर बहेगी जिसका नाम है संकोच नदी। तो ये संकोच नदी भी हमें ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में एक जम्मू ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, एक जम्मू ग्लेशियर देखने को मिलेगा। और यहीं से आपकी तीस्ता नदी, कौन सी रिवर है दोस्तों, ये तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जाकर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो तिब्बत से ये वाली रिवर्स को हम लोगों ने मानस नदी का कहा था, क्या कहा था, मानस नदी हम लोगों ने इसको यहाँ पे नाम दिया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये हमें आप लोगों का ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम देखने को मिलेगा। और भी बहुत कुछ सहायक नदी हमें यहाँ पर देखने को मिलती। फिर इसके बाद में यह आपके बांग्लादेश में यह रिवर क्या कर जाती हैं, बांग्लादेश में यह रिवर मुख्यतः प्रवेश कर जाती हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां आप लोगों को याद रखना है। ये क्या करेगी, तो ये सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करेगी, कौन से दर्रे से निकलती हैं, कौन से दर्रे से ये भारत में प्रवेश करेगी, तो जवाब होगा कि यांग्याप दर्रे से यह रिवर क्या कर रही है, भारत में यहाँ पर प्रवेश कर रही है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि ये ब्रह्मपुत्र रिवर का तंत्र आप सभी को समझ में आया, तो मैं आज की क्लास का जो लाइक का टारगेट रखूंगा, हमें 60 लाइक की आवश्यकता पड़ेगी और 1000 व्यू की। क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको क्लास मिलती रहे, तो आज का जो मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं वो 60 लाइक के साथ 1000 व्यू का अगर इसको प्राप्त होती तो इसको बेहतर क्लासें आप लोगों को देख पाएगी या आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में 60 से ज्यादा लाइक होना चाहिए और 1000 से ज्यादा व्यू, ये आपके माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के माध्यम से ये हमें देखने को मिलेंगे। चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से कौन से आपके उपनिषद में हमें देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों का बृहदारण्यक हमें उपनिषद देखने को मिलेगा। इसी या आपके उपनिषद में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है। आपका मांडुक्य उपनिषद से यानी इसी मुंडक उपनिषद से हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसी मुंडक उपनिषद से आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। इसी मुंडक या आपके उपनिषद से हमें आप लोगों का क्या देखने को मिलेगा, जवाब होगा सत्यमेव जयते। तो यह जो सत्यमेव जयते हमें देखने को मिलेगा, ये इसी उपनिषद से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यह बृहदारण्यक होगा और हिंदी में नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे सवाल का करेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का आप लोगों का उस व्यक्ति को राइट्स है। 17 का 1, 15 का 2 और 14 का 2 या 16 का 1 हमें देखने को मिलेगा। तो ये सार्वजनिक स्थान का उपयोग का अधिकार जो है वो हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो आपका अनुच्छेद 15 का 2 में हमें यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। इतना आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है। यानी कुल मिलाकर हम लोगों से ये सवाल पूछा है कि वरीयता क्रम से इन सभी को जमाइए या वरीयता क्रम हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे संविधान में बिल्कुल हमें वरीयता क्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। और अब कौन कौन सा वरीयता क्रम हमें देखने को मिलेगा, आइए देख लीजिएगा। यह है हमारा प्यारा भारतीय संविधान, और हमारे भारतीय संविधान में यहाँ पर हम लोगों को वरीयता क्रम देखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर महामहिम, हम सभी जानेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये हम देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पर हमें भारत के उपराष्ट्रपति कौन देखने को मिलेंगे, उपराष्ट्रपति यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे नंबर पर हम लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन देखने को मिलेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पर हम लोगों को सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिफ्थ नंबर पर हमें यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति कौन देखने को मिलेंगे, पूर्व राष्ट्रपति हमें देखने को मिलेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिए। और पूर्व राष्ट्रपति के बाद हम लोगों को 5A में क्या कौन देखने को मिले, यदि भारत में उप प्रधानमंत्री है, यदि कोई उप प्रधानमंत्री है तो वो हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा पूरे भारतीय संविधान में किसी भी जगह उप प्रधानमंत्री जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये पद बनाया जाता है तो हमें ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर छठे नंबर पर हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमें यहीं पर देखने को मिलेंगे। और यहीं पर आपके लोकसभा के अध्यक्ष, वर्तमान जो हमारे पास में लोकसभा है तो इसी लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो यहीं पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जब ये 6 के अंदर हो जाएगा, फिर इसके अंदर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी कैबिनेट मंत्री हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आपकी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी विपक्ष के नेता कौन होंगे दोस्तों, विपक्ष के नेता हमें देखने को मिलेंगे। यहीं पर आप लोगों को नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग जो देखने को मिलेगा, इसी नीति आयोग का आपका उपाध्यक्ष हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। कहां पर, ये हमें 7 या 7वें नंबर पे ये हम लोगों को वरीयता क्रम के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलता है। कैबिनेट, यहाँ पर आपका मंत्री हो गया, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। और यहीं पर हमें पूर्व प्रधानमंत्री कौन देखने को मिलेंगे, यहीं पर पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और 7A में हमें जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से जिन्हें सम्मानित किया गया है, ये क्रम बेहद लंबा देखने को मिलेगा। 7A तक ही हम लोग, क्योंकि समय अंतराल कम है, 7A तक ही हम लोग पढ़ पाएंगे। तो 7 में कैबिनेट मंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, और पूर्व प्रधानमंत्री के साथ 7 वाले में हमें जितने भी राज्यों के सीएम, यानी यहीं पर हम लोगों को एंड करके लिख लीजिएगा, सभी राज्यों के सीएम भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो यह जो एक प्रकार का हमें हमारे संविधान में एक वरीयता क्रम हमें देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये आपके सितार से जुड़े हुए हैं। कौन कहाँ किससे जुड़े हुए हैं, सितार से जुड़े हुए। हम लोग बात करेंगे कि शाहिद परवेज खान, कौन दोस्तों,
शाहिद परवेज खान की जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे उमा शंकर मिश्र, किसकी बात करेंगे, उमा शंकर मिश्र की बात करेंगे, या हम लोग बात करेंगे राजेंद्र प्रसन्ना, किनकी बात करेंगे, राजेंद्र प्रसन्ना, या हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपके पंडित रविशंकर जी की, पंडित रविशंकर जी की हम लोग बात करेंगे, या फिर आप लोगों के विलायत खां, जो कौन के दोस्तों, विलायत खां, या विलायत खां के बाद में आप लोगों के निखिल बनर्जी, किसकी बात करेंगे, निखिल बनर्जी की बात करेंगे। तो ये सभी जो हमें संगीतकार है, ये कौन से यंत्र से ये सभी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये सभी हमें सितार से संबंधित है, किससे संबंधित है, सितार से हमें संबंधित होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके साथ हमारे पंडित जो है, पंडित बुद्धादित्य जो है, ये भी हमें सितार से संबंधित होते हुए देखने को मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। ये नाम पंडित बुद्धादित्य का नाम याद रखना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शाहिद परवेज खान साहब का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ा, बाकी तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखने को मिलेगा, कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारे पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मांडुक शब्दम, तरगम, जल चित्र नृत्यम, या तांडव। तो इसे तरगम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तरगम कहा जाता है। हम बात करेंगे ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य है, ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हमें किस राज्य का देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा कि ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है, ये हमें आंध्र प्रदेश, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का हमें देखने को मिलेगा। और जब ये आंध्र प्रदेश का देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के कौन से जिले पर इसका नाम रखा गया है, तो इसका जिला देखने को मिलेगा, उसका नाम है कृष्णा, कृष्णा जिले के नाम पर हमें यह देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिएगा देखो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे में देखने को मिल सकते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो हमें यहाँ पर क्या देखे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। देखो चार ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन यहाँ पर शामिल होते हैं, आप लोगों से सवाल पूछा है। तो केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत जो मेंबर, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य कौन, यानी हमारे उप प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप लोगों को जब हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव देखा था, या आर्टिकल 54 के तहत हम लोगों ने उनका चुनाव देखा था, तो वहां पर केवल जो राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद, विधान या आपका सभा, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इनके केवल जो निर्वाचित सदस्य थे वो महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में, तो संसद के दोनों सदनों के यहाँ पर निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य यहाँ पर वोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोगों को याद रखना है केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। और निर्वाचित सदस्य यदि हम लोग किसी यूटी की बात करेंगे तो दिल्ली और पुदुचेरी, हमें दोनों विधानसभा के मेंबर वहां पर उनके भी जो निर्वाचित सदस्य वही वहां पर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है, कौन संसद की स्थायी समिति हमें नहीं देखने को मिलेगी, सार्वजनिक या आपके उपक्रम समिति, प्रोक्लन समिति या लोक लेखा समिति। तो ये सभी स्थायी समिति देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का जवाब होगा। लोक लेखा समिति क्या होती है, तो लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर 22 मेंबर इसमें हमें देखने को मिलेंगे। और इस 22 मेंबर में से जो 15 मेंबर होते हैं वो हमारी लोकसभा से आते हैं, 7 मेंबर हमें राज्यसभा से देखने को मिलेंगे। और जो ये लोक लेखा समिति हमें संसद में देखने को मिलेगी, इसका नेता कौन चुन ये या इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष हमें विपक्ष का नेता कौन देखने को मिलेगा, विपक्ष का नेता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में
प्रोक्लन समिति, तो प्रोक्लन समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो प्रोक्लन समिति में 30 मेंबर होते हैं। और इसमें से आप सब ये सभी कहाँ से चुने जाते हैं, ये सभी लोकसभा से, कहाँ से चुने जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। और वहीं पर सार्वजनिक या आपकी उपक्रम समिति होती है, इसमें भी हमें टोटल 22 सदस्य देखने को मिलेंगे, जिसमें से 15 तो लोकसभा से होंगे और 7 हमारी राज्यसभा से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रमुख रूप से यहाँ पर समितियां हमारी संसद में देखने को मिलती हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से ये और देखने को मिलेगा, आपका कर्नाटक में हमें देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों का भट्टा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, भट्टा अभ्यारण्य के बारे में यदि आप लोगों से बात करेगा। और एक बांकीपुर, कौन सा दोस्तों, एक बांकीपुर अभ्यारण्य, एक बांकीपुर आप लोगों का अभ्यारण्य हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों का बंकापुर, कौन सा, आप लोगों का बंकापुर। तो ये सभी हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, तो जवाब होगा हमें कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आपके मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में हमें सर्वाधिक क्या देखने को मिलेंगे, तो सर्वाधिक हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो सर्वाधिक आप लोगों को याद होना चाहिए, सर्वाधिक हमें राष्ट्रीय उद्यान क्या देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक बाघ संरक्षण उद्यान, बाघ संरक्षण उद्यान कहां पर देखने को मिलेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 7 बाघ संरक्षण केंद्र हमें देखने को मिलेंगे। और इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती, टोटल वन रिपोर्ट के अनुसार। वन रिपोर्ट जब आती है तो ये आपके अंतिम रूप से वन रिपोर्ट 2021 में देखने को मिली थी। और सवाल पूछेगा पहली वन रिपोर्ट कब देखने को मिली थी, तो पहली वन रिपोर्ट 1987 में कब देखने को मिली थी, 1987 में पहली वन रिपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह बुक हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा निम्नलिखित में से ये आपकी आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी, कौन सा दोस्तों, गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किन्हें इस गुसाड़ी नृत्य जीवन शैली को 2021 में पद्मश्री सम्मान से जो सम्मानित किया गया था, पंडित बिरजू महाराज, श्रीमंत शंकर देव, आप सभी जानेंगे। पंडित बिरजू महाराज आपके कथक नृत्य से हमें देखने को मिलेंगे। पंडित श्रीमत जो शंकर देव है, ये आपके सत्रिया क्लासिकल डांस से हमें संबद्ध देखने को मिलेंगे। कनक राजू, बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा कनक राजू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें राइट आंसर देखने को मिला। 2021 में इसी नृत्य को, इसी शैली को बचाने के लिए इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ में आप लोगों को यह भी याद होना चाहिएगा कि रामसराय पांडे कौन है दोस्तों, रामसराय पांडे हमारे ही मध्य प्रदेश के, जिन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया था। और कौन से नृत्य के लिए दिया गया था, तो आप सभी जानेंगे कि राय नृत्य, कौन सा नृत्य, राय नामक नृत्य के लिए इन्हें दिया गया था। तो रामसराय पांडे भी आपके राय नृत्य से हैं और हमारे मध्य प्रदेश की हैं। इन्हें कौन सा जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, पद्मश्री 2022 में, और 2021 में गुसाड़ी के लिए कनक राजू साहब को यहाँ पर दिया गया था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, किसके रूप में मनाया जाता है, माघ गुप्त, चैत्र शरद या आषाढ़ गुप्त के नाम से। तो ये विवाह क्यों आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पर सही देखने को मिलेगा, यानी शरद के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, भारत में मयूर सिंहासन क्या देखने को मिला, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था, तो भारत में मयूर सिंहासन कौन लेके गया था, तो आप सभी जानेंगे कि उसी
एक आप लोगों का एक शासक हुआ करता है, इसका नाम था नादिल शाह। नादिल शाही 1739 में भारत में आया था, और वो नादिल शाह जब भारत में आया था केवल उसका मकसद था धन और दौलत को लूटना। वो 50 लाख रुपए लेकर भारत की सीमाओं से बाहर ही जा रहा था। तब तक आपके एक शहादत खां, नाम याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, सादत खान ने उसी नादिल शाह को भारत में इनवाइट किया कि इस 50 लाख रुपए के चक्कर में क्या पड़ा है बेटा, दिल्ली में तो आ, दिल्ली में तेरे को धन दौलत इनसे 1000 गुना धनराशि तुझे देखने को मिलेगी। तो वही नादिल शाह 1739 में भारत में इंटर कर रहा है, उसे भारत में प्रवेश करने का काम किया था सादत खान ने। और वही ने उस समय जो मुगल शासक मोहम्मद शाह हुआ करता था, तो भारत में मयूर सिंहासन, वो भारत से जो लूट के ले गया था धन और दौलत तो भारत से लेके गया ही गया, लेकिन इसके साथ भी मयूर सिंहासन भी लेके गया था। तो यह नादिल शाह हुआ करता था, ऑप्शन नंबर बी। और यह भारत में 1739 में भारत में आक्रमण के समय की बात है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। उस समय मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह। कौन था दोस्तों, मोहम्मद शाह। यहाँ पर हमें मुगल शासक उस समय देखने को मिलेगा। इसी के समय काल में नादिर शाह भारत आता है, धन और दौलत लूट कर ले जो ये लेके जाता है, इसके साथ में मयूर सिंहासन भी लेके जाएगा। ये हुआ करता था नादिर शाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। हम लोगों को देखने को मिलेगा करगा के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक। तो करगा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, झारखंड में, बिहार में, कर्नाटक में या सिक्किम में। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का कल्पोद, कौन सा दोस्तों, कल्पोद। कल्पोद के बाद आप लोगों का कंबाला, कौन सा, कंबाला। और कंबाला के बाद आप लोगों का करगा, कौन सा, करगा। और एक आप लोगों का उगादी। ये चारों ही कहां पर सेलिब्रेट की जाएंगे, तो ये सभी कर्नाटक में। कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में ये सभी यहाँ पर की जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमें बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। समय अंतराल कर ले, वरना मैं आप लोगों को झारखंड के भी आपको सभी फेस्टिवल आप लोगों को मैं आप लोगों को लिखा देता। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा कौन सी नहर प्रशांत महासागर और आपके अटलांटिक सागर को जोड़ती है। तो कौन सी नहर होगी, क्या स्वेज नहर, नहीं बिल्कुल। जो हमें देखो इस सवाल का राइट आंसर हमें पनामा नहर देखने को मिलेगी। यही नगर आप लोगों के प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के साथ आपके अटलांटिक, कौन से, आपके अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती हैं। तो ये जो पनामा नहर है, इसी पनामा जो नहर है, इसी पनामा नहर की स्थापना कब देखने को मिली, तो हमें या आपके 1914 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलेगी। स्वेज नहर क्या करेगी, तो स्वेज नहर आपके भूमध्य सागर, कौन सा सागर, हमें आपके भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के बीच में आप लोगों का लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ रही थी, तो यही आप लोगों की स्वेज नहर जोड़ती है। इसकी स्थापना कब देखने को मिली, तो ये आपके 1868 में इसी स्वेज नहर की हमें स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करेंगे कील नहर की, तो ये कील नहर या आपके उत्तरी सागर, कौन सा सागर, या आपके उत्तरी सागर और बीच में आपकी कील नहर देखने को मिलेगी। बीच में आपकी कील नहर देखने को मिलेगी, तो या आपके उत्तरी सागर, और एक तरफ हो जाएगा आप लोगों का बाल्टिक सागर, कौन सा सागर, बाल्टिक सागर। तो उस बाल्टिक सागर को आपस में ये क्या करेगी, जोड़ने का काम करती है। तो इन प्रमुख रूप से यह यहाँ पर आप लोगों को नहर देखने को मिलती है। अब आप सबको ये जवाब देना है कि जो केपी नामक नहर है, भारत में केपी नहर किन दो राज्यों के बीच में हमें देखने को मिलती है। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हमें देख रखा है नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का ये गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन हमें देखने को मिलेंगे, यानी उस समय एक राष्ट्रीय योजना समिति देखने को मिली। इसके अध्यक्ष हमें यहाँ पर कौन देखने को मिले, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जवाहरलाल नेहरू साहब हमें इस समिति के अध्यक्ष यहाँ पर देखने को मिले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, अनुपमा भागवत निम्नलिखित में किस संगीत से यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, अनुपमा भागवत, तो ये यहाँ पर
सितार से जुड़ी हुई है। बात करेंगे अनुपमा, अनुपमा यहाँ पर भागवत, भागवत और वहीं पर मंजू मेहता, कौन दोस्तों, मंजू मेहता, ये दोनों कौन से वागेंद्र जुड़े हुए हैं, आपके सितार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। और आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। इससे पहले यदि किसी स्टूडेंट ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेगा और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर जवाब देना है। आप लोगों से जो सवाल पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। तो कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 70, 74, 75 या फिर आप लोगों का 78। इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।